सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर हैं। सभी बच्चे ध्यान से उनको सुने और समझें। क्वेश्चंस अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, इनको हम हिंदी में बताते जाएंगे और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों मीडियम के बच्चे इनको अच्छी तरह से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स is the charge on alpha particle than the charge on proton। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का कितने गुना है। फिर से एक बार समझ लें, क्या है अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का कितने गुना है। इसका सॉल्यूशन इधर देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें। अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होती है वो हीलियम की नाभिक होती है, यानी 2He4। यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, यानी चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 times द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए ये 2 times जो है वो करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे क्यों। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और ये पूरा अल्फा पार्टिकल है, इसलिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का 2 गुना, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज जो है वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, if 2 charges +1 microcoulomb and +5 microcoulomb are placed 10 cm apart, then the ratio of the force acting on them will be। यहाँ हिंदी है, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के चार्जेस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। इसका आप एक चित्र देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये है 1 माइक्रोकूलम और ये है 5 माइक्रोकूलम। इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा F1 और इस पर जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। और कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि इन पर लगने वाला फोर्स जो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू F2, यानी F1 और F2 बिल्कुल बराबर होंगे, वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का परिमाण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों फोर्सेस आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, अर्थात इनका रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1। और इस तरह से यहाँ पर देखिए जो रेशियो 1:1 रखा हुआ है ये करेक्ट रेशियो, यानी दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट at a certain distance in air are placed in kerosene oil, then the force between the charges will। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 2 चार्जेस कहीं पर रख दिए जाते हैं तो उन पर लगने वाले फोर्स के लिए आप फार्मूला लगाते हैं 1/, यानी F = 1/4 pi epsilon naught, और यहाँ लगाते हैं Q1 Q2/R²। अब अगर यही सिस्टम उठा करके केरोसिन में रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा F' = हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught K और Q1 Q2/R²। इन दोनों में केवल K का फर्क है, यानी यहाँ K डिनोमिनेटर में है। और सदैव सभी बच्चे ध्यान रखें, K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। क्यों? एयर और वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो 1 होता है,
और बाकी सब का 1 से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर k की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी तो f डैश का मान f से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखा है देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल डिक्रीज, यानी फोर्स कम हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि k जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। यहाँ पर क्वेश्चन है ए चार्ज q डैश इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस q q। The system of 3 charges will be in equilibrium if q dash is equal to। यहाँ पर हिंदी समझे, q और q दो चार्जेस हैं जिनके बीच में q डैश चार्जेस रखा गया है। तो आपको ये पता करना है, यानी ये कैलकुलेट करना है कि q डैश की क्या वैल्यू होगी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ हम चित्र बना के समझा देते हैं। ये देखिए, ये दो चार्जेस हैं Q और Q, इनके ठीक मिड में मान लीजिए डिस्टेंस R है, तो इसके ठीक मिड में एक चार्ज रखा गया Q डैश। तो ये पूछा गया है Q डैश की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, जब भी कभी इक्विलिब्रियम निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक स्थिर चार्ज के ऊपर दोनों रिमेनिंग चार्जेस का फोर्स निकाल करके उन सभी फोर्सेस का सम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय Q डैश एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय Q ऑन Q, मतलब इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, दोनों फोर्सेस को निकाल करके उसका सम 0 के इक्वल कर देंगे तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय, हम लिखते नहीं केवल फोर्स एक्सर्टेड बाय Q ऑन Q, यानी ये इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बाय कूलम्ब्स का, और फिर Q डैश इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q डैश डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस पूरी R है तो ये मिड पॉइंट पर है तो R/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये दो फोर्सेस हैं। अब सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो देयरफॉर क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q डैश अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा और Q ये डैश नहीं है, Q प्लस 4Q डैश इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे समझ गए होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उधर ले जा करके फिर कैंसिल कर दीजिए तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, फिर ये इसके बाद इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं और Q डैश इज इक्वल टू -4Q, सॉरी नॉट डैश, यहाँ Q होगा इज इक्वल टू 4Q डैश। अब हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर Q डैश इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा -Q/4 कूलाम। इतने कूलाम का चार्ज ये होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, Q डैश इज इक्वल टू -Q/4 कूलाम। अब यहाँ यूनिट नहीं लिखा है तो हम भी कूलाम नहीं लिखेंगे, केवल आंसर देखेंगे। यहाँ पर देखिए -Q/4 बी ऑप्शन में लिखा हो, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, यानी फॉर द इक्विलिब्रियम Q डैश की वैल्यू क्या होना चाहिए, -Q/4। सभी बच्चे समझ गए होंगे।
अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, मतलब इसके आंसर दिए हुए हैं। ये टार्क, ये है वेक्टर p डॉट वेक्टर E और वेक्टर E क्रॉस वेक्टर p एंड वेक्टर p क्रॉस वेक्टर E और जीरो तो हो नहीं सकता है। इन तीन में से कोई ऑप्शन सही है। क्यों? टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। ध्यान दीजिए, जब आपने पढ़ा था तो उस समय आया था टाउ इन मोमेंट ऑफ द कपल, टाउ इज इक्वल टू ये आया था ई नॉट ई, पी ई साइन थीटा। अब सभी बच्चे ध्यान दें, ये साइन थीटा बेटा इंडिकेट करता है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर लग जाता है और यहाँ पर ये वेक्टर लग जाता है इस तरह से। अब साइन थीटा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये और ये इन दो में से कोई आंसर हो सकता है। तो ये E क्रॉस P है और P क्रॉस E। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब इस टॉपिक को किया गया था तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये डाइपोल मोमेंट था, ये P था और ये E था। P को इधर की ओर घुमाया जाता है, यानी अपने आप घूमता है। P E की ओर घूमता है और ये बीच का एंगल थीटा है। इसलिए P पहले होगा और E बाद में होगा। इसलिए इसमें P क्रॉस E इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी जो इसका टार्क निकलता है वो टार्क P क्रॉस E होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन आ गए हैं। इसी तरह आप भी इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इस तरह क्वेश्चन करने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे।